हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। वेलकम टू एसएसटी की पाठशाला। और आज के क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सोशलिज्म इन यूरोप एंड द रशियन रिवॉल्यूशन। तो सोशलिज्म कैसे रशिया में स्प्रेड हुआ और उसके साथ साथ रशियन रिवॉल्यूशन का क्या इम्पैक्ट था, इसको हम लोग वीडियो में काफी अच्छा से कवर किए थे। और आज का जो क्लास होगा वो क्वेश्चन आंसर डिस्कशन क्लास है, क्योंकि हम लोगों ने इस साल से एक नया मेथड लाया है कि वीडियो खत्म करने के बाद चैप्टर का एक्सप्लेनेशन वीडियो आप आंसर को कैसे लिखिएगा ताकि आप अपने एग्जाम में फुल मार्क्स गेन कर सको। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी का हम लोग चैप्टर स्टार्ट करते हैं। Download Rakotba Education app from Google Play Store now. अब यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा हम लोग क्वेश्चन सिलेक्ट कर लेंगे। बाकी जारीना अलेक्जेंड्रा वॉज ऑफ, ये जारीना अलेक्जेंड्रा कौन थी? तो ये जार की वाइफ थी। ये बोले कि किस ओरिजिन की थी, कहाँ की रहने वाली थी? तो ये जर्मन ओरिजिन की थी। ठीक है, एक बात को माइंड में लॉक कर लेंगे हम लोग कि जर्मन ओरिजिन की थी जारीना। और जैसा कि हम जानते हैं कि जर्मनी और रशिया एक दूसरे के आर्क एनिमी रहे हैं। ठीक है, तो जर्मन ओरिजिन की थी, इसलिए जारीना अलेक्जेंड्रा को लोग हेट करते थे। ये भी बात हम लोग जानते हुए चलेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि व्हाट वाज द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ पीपल ऑफ रशिया इन द बिगिनिंग ऑफ 20th सेंचुरी। स्टार्टिंग स्टेज में जो 20th सेंचुरी था, 20th सेंचुरी की स्टार्टिंग स्टेज मतलब हम क्या ले सकते हैं? फर्स्ट डिकेड ले सकते हैं कि 1910, ठीक है, या हम 1920 की बात कर सकते हैं कि 1910 1920 के बीच में रसिया के लोग जो थे वो किस तरह के एग्रीकल्चर करते थे। थोड़ा सा हम पीछे भी जा सकते हैं। तो रसिया के लोग जो थे वो कौन सा ऑक्यूपेशन करते थे? रसिया के लोग जो थे एग्रीकल्चर करते थे। एक डेटा दिया हुआ कि रसिया के कितने परसेंट लोग एग्रीकल्चर करते थे। रसिया के नियर अबाउट 85% लोग जो थे वो क्या करते थे? एग्रीकल्चर करते थे। ठीक है, तो एग्रीकल्चर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। बोला कि बाय 1916 रेलवे लाइंस इन रशिया बिगेन टू ब्रेक डाउन, देयर वाज लेबर शॉर्टेज, लार्ज सप्लाई ऑफ ग्रेन वाज सेंट टू फीड द आर्मी, ऑल ऑफ दिस। देखिए इसमें क्योंकि रेलवे लाइन ब्रेक डाउन हुआ था, लेबर का शॉर्टेज था और लार्ज सप्लाई ऑफ ग्रेन बोल रहा कि वाज सेंट टू फीड द आर्मी, तो ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ दिस यानी ऑल ऑफ द अबव होगा, क्योंकि ये तीनों आंसर जो है वो सेटिस्फाई करे। तीनों आंसर रशियन रिवॉल्यूशन में के रिगार्डिंग करेक्ट है, तो हम आंसर नंबर डी के साथ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बल्कि व्हेन वाज द सोशलिस्ट रिवॉल्यूशन पार्टी फॉर्म इन रशिया। जो सोशलिस्ट रिवॉल्यूशनरिस्ट पार्टी थी रशिया में वो कब फॉर्म हुई थी? देखिए इसका इंपैक्ट हम लोग को बहुत बार देखने को मिला है, लेकिन ये पार्टी जो थी वो 1898 में फॉर्म हुई थी। इस बात को हम लोग माइंड में लॉक कर लेंगे। ठीक है, अब यहां से कुछ आपके 1 मार्क्स और इसके साथ साथ कुछ मतलब लॉन्ग आंसर टाइप के भी क्वेश्चंस होंगे, तो अब हम लोग उस पर फोकस करेंगे। बल्कि हु वाज रेडिकल्स, रेडिकल्स कौन थे? तो इसका आंसर समझने से पहले एक चीज देख लेते हैं कि रेडिकल्स जो है क्विक, मतलब कोई भी वर्क जो करेंगे या कोई भी इनका मेथड जो रहेगा वो क्विक रहेगा, काफी जल्दी। ठीक है, और ये वायलेंस को भी प्रीफर करेंगे। But radicals wanted a nation in which government was based on the majority of a country's population. Radicals वो लोग होते थे जो गवर्नमेंट किस बेसिस पे फॉर्म करना चाहते थे? मेजोरिटी के बेस पे फॉर्म करना चाहते थे कि जिनकी संख्या ज्यादा है उस कंट्री में उस उन्हीं की गवर्नमेंट रहेगी। तो मेजोरिटी के बेस पे अगर गवर्नमेंट फॉर्म कर रहे हैं तो सिविल वॉर हो जाएगी, एक कम्युनिटी दूसरी कम्युनिटी से हेट करेगी। जैसा कि हम लोग क्लास 10th में पढ़ेंगे कि जो श्रीलंका एक कंट्री था जिसने मेजोरिटी के बेस पर रूल किया, यानी जिनकी संख्या ज्यादा थी उन्हीं को सारी प्रेफरेंसेस दे दी, और इस सिचुएशन में सिविल वॉर हो जाता है। तो एक सही चीज नहीं है एक मतलब स्टेबल डेमोक्रेटिक नेशन के लिए। मिनी सपोर्टेड वुमेन सफरेज मूवमेंट, बोला कि रेडिकल्स के साथ था ये चीज कि मेजोरिटी पे रूल करना चाहते थे, बट इन्होंने सफरेज मूवमेंट्स को सपोर्ट किया। ठीक है, अब रेडिकल्स को जब लिबरल्स से कंपेयर करेंगे तो वहां पर हम लोग देखेंगे क्या लिबरल्स भी सफरेज मूवमेंट को सपोर्ट किए। बोला कि हु वर लिबरल्स, लिबरल्स कौन होते थे? लिबरल्स वाज अ ग्रुप ऑफ पीपल हु वांटेड, बोला कि लिबरल्स वाज अ ग्रुप ऑफ पीपल हु वांटेड नेशन व्हिच टॉलरेटेड ऑल रिलीजंस। लिबरल्स वो लोग होते थे, लिबरल्स मतलब थोड़ा सा दयालु टाइप के लोग, बोला कि हु वांटेड अ नेशन व्हिच टॉलरेटेड ऑल रिलीजन, जो टॉलरेट कर देते थे, हर रिलीजन को प्रैक्टिस करने का मौका देते थे लिबरल्स लोग। दे अपोज द अनकंट्रोल्ड पावर ऑफ डायनेस्टिक रूलर्स,
और ए रिड्यूस करना चाहते थे। किनके पावर को रिड्यूस करना चाहते थे? तो जो जार थे या जार से रिलेटेड जो भी लोग थे उनके पावर को रिड्यूस करना चाहते थे और एक तरह से लोगों को कुछ राइट्स देना चाहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ रशियंस? रशियंस का मेन ऑक्यूपेशन क्या था? तो एमसीक्यू में भी हम लोग सेम क्वेश्चन किए हुए, एग्रीकल्चर जो था मेन ऑक्यूपेशन था और 85% लोग जो थे रशिया के वो एग्रीकल्चर करते थे। क्वेश्चन है यहां पर कि नेम द सोशलिस्ट पार्टी फॉर्म्ड इन रशिया इन 1898 ऑन मार्क्स आइडियाज। बोल रहा है कि वो कौन सी पार्टी थी जो मार्क्स की आइडियोलॉजी पे 1998 में फॉर्म हुई थी। तो पार्टी जो थी मार्क्स की आइडियोलॉजी पे जो फॉर्म हुई थी वो रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी थी। रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी जो थी वो मार्क्स की आइडियोलॉजी पे फॉर्म हुई थी और कार्ल मार्क्स का काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस रहता है रशियन रिवॉल्यूशन में, क्योंकि वहां के वो जो वर्कर्स होते हैं उनको यूनाइट करने की बात कार्ल मार्क्स बोलते हैं। अब यहां पर क्वेश्चन है, हु वाज लुइस ब्लैंक? देखिए लुइस ब्लैंक जो थे एक फ्रेंच पर्सन थे और वो चाहते थे कि वहां पर फ्रांस में कुछ इस तरह से गवर्नमेंट फॉर्म हो जाए या इस तरह से रूलिंग मेथड रहे कि कोऑपरेटिव सोसाइटी हर किसी को अपलिफ्टमेंट का मौका मिल सके। लुइस जेन जोसेफ चार्ल्स ब्लैंक इनका पूरा नाम था, वाज ए फ्रेंच पॉलिटिशियन एंड हिस्टोरियन और सोशलिस्ट हु फेवर्ड रिफॉर्म्स। ये चाहते थे कि कुछ रिफॉर्म्स हो, जो पुरानी चीजें चली आ रही वही चीजें रन न करे, एक इनका मानना था, लुइस ब्लैंक का मानना था। अब यहां पर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम टू फेमस सोशलिस्ट हु इंट्रोड्यूस्ड द कम्युनिस्ट सिस्टम। वो कौन से दो सोशलिस्ट थे जिन्होंने कम्युनिस्ट सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया पूरे वर्ल्ड में, स्पेशली इन रशिया? तो थे कार्ल मार्क्स और उसके साथ साथ उनके फ्रेंड थे फ्रेडरिक एंगल्स। ठीक है, फ्रेडरिक एंगल्स और कार्ल मार्क्स ये दो ऐसे सोशलिस्ट थे, इसके साथ साथ कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी को भी प्रीफर करते थे, जिन्होंने 1847 से 48 के बीच में क्या किया था कि इंप्रूव कर दिया था, इंट्रोड्यूस कर दिया था पूरे वर्ल्ड में कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी को। बोला कि हु वर कुलकास? कुलकास वर रिच फार्मर्स। कुलकास का मतलब क्या था? रशिया में जो रिच फार्मर थे, बड़े फार्मर्स थे, उनको कुलकास बोला गया। दे वर वेल टू डू पीजेंट्स हु ओन देयर ओन लैंड्स। बोल रहा है कि ये जो बड़े फार्मर्स थे ये पीजेंट से अपने लैंड पे वर्क कराते थे और आगे चल करके हम लोग देखेंगे कि यही लोग वो रहेंगे जो फूड ग्रेन्स या जो भी फूड आइटम्स थे उसको अपने पास स्टोर करके रख लेंगे। बोला कि व्हाट इज कॉमिंटर्न? बोला द कम्युनिस्ट इंटरनेशनल एब्रिविएटेड कॉमिंटर्न एंड आल्सो नोन एज द थर्ड इंटरनेशनल। देखिए एक अलग आइडियोलॉजी को प्रेफर करने वाले लोग जिन्होंने थर्ड इंटरनेशनल बनाई 1919 से 1943 के बीच में, वाज अ इंटरनेशनल कम्युनिस्ट ऑर्गेनाइजेशन दैट एडवोकेटेड वर्ल्ड कम्युनिज्म। इन्होंने किस चीज को प्रमोट किया? तो एक इंटरनेशनल कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी का एक ऑर्गेनाइजेशन था जिसने कम्युनिज्म को प्रमोट किया पूरे वर्ल्ड में, वही होते कम्युनिज्म। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, हु वाज द फादर ऑफ कम्युनिज्म? कम्युनिज्म का फादर किनको माना जाता है? तो जर्मन फिलोसोफर थे जिनका नाम था कार्ल मार्क्स, जिन्होंने दास कैपिटल नामक बुक लिखी और ये वर्ल्ड के जो लेबर क्लास लोग थे उनके यूनाइट होने की बात करते हैं और इन्हीं को फादर ऑफ कम्युनिज्म माना जाता है। ही वर्क primarily in the realm of political philosophy and was a famous advocate for communism। और कम्युनिज्म को प्रमोट करने का, सोशलिज्म को प्रमोट करने का क्रेडिट इन्हीं को जाता है जिनका मानना था कि जो कोई भी कंपनी या कोई भी इंडस्ट्री है तो उसके जो प्रॉफिट है वो वर्कर्स के बीच में भी डिस्ट्रीब्यूट किया जाए ताकि वर्कर्स का लाइफ इंप्रूव हो सके। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि नेम लीडर ऑफ द प्रोविजनल गवर्नमेंट। प्रोविजनल गवर्नमेंट का लीडर कौन था? प्रोविजनल गवर्नमेंट का लीडर था अलेक्जेंड्रा केरेंस्की। ठीक है, द मेंशेविक लीडर। देखिए व्लादिमीर लेनिन की बात करेंगे इस चैप्टर में तो वो बोल्शेविक लीडर था और जो अलेक्जेंड्रा केरेंस्की थे वो मेंशेविक लीडर थे। यानी कि जो लेनिनिज्म यानी लेनिन के आइडियोलॉजी को जो प्रीफर नहीं करता है वो मेंशेविक होते थे। बोल्शेविक जिनकी संख्या ज्यादा थी, मेंशेविक जिनकी संख्या कम थी, जिनकी इन्फ्लुएंस भी आगे चल करके कम हो जाएगी। अब यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि हु स्टार्टेड द
कलेक्टिवाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। कलेक्टिवाइजेशन का मतलब क्या हुआ, जैसे ये विलेज हो गया, विलेज के टोटल लैंड को एक जगह ऐड कर देंगे, ठीक है, और इस पे सारे विलेजर्स इक्वली इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया और सारे विलेजर्स को बोलेंगे कि एक साथ मिल करके एग्रीकल्चर करो और उसके जो प्रॉफिट होते थे उसको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता था। जैसे लैंड को अलग अलग पार्ट में सेपरेट कर दिए और उसके बाद विलेजर्स को बोले कि आप सारे लोग मिल करके यहाँ पर एग्रीकल्चर करोगे, तो इसको कलेक्टिवाइजेशन प्रोसेस बोला गया। और इसको जोसेफ स्टालिन, जो कि बाद में चलकर के बोल्शेविक लीडर बनता है, काफी दिनों तक रसिया का रूलर रहता है, वो उसने कल्टिवाइजेशन वाला प्रोग्राम लाया था जो कि एग्रीकल्चर के सेंस में था। नेम द सीक्रेट पुलिस ऑफ रसिया। रसिया की जो सीक्रेट पुलिस थी उसको चेका बोला गया है, ठीक है, एनसीईआरटी का लाइन है, वर्ड है, तो आप उसको ज्यादा अच्छा से देखोगे कि चेका जो थी और रसिया की सीक्रेट पुलिस थी। अब यहाँ पर क्वेश्चन, एक्सप्लेन द कलेक्टिवाइजेशन पॉलिसी ऑफ स्टालिन। तो वही सेम चीज था कि विलेज में लैंड को एक साथ यूनाइट कर देंगे और उसको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, इसी को कलेक्टिवाइजेशन पॉलिसी बोला गया। स्टालिन इन्फोर्स कलेक्टिवाइजेशन ऑफ फार्म्स एज सॉल्यूशन टू ग्रेन शॉर्टेज। देखिए स्टालिन के टाइम में ग्रेन का शॉर्टेज हो गया, यानी कि अनाजों की कमी हो गई, और इससे उबरने के लिए, इसको रिकवरी के लिए उसने क्या कर दिया, कलेक्टिवाइजेशन वाली आइडियोलॉजी को स्प्रेड कर दिया। Peasants were forced to work in collective farms called kolkas, sharing the profits equally. इनको कलेक्टिव फार्म में वर्क करने के लिए पीजेंट्स को बोला गया, जिसको कोलकास बोला गया है, और उसको प्रॉफिट को इक्वली शेयर करने की बात की गई। दिस वॉज नॉट इंटायरली सक्सेसफुल एज द प्रोडक्शन ऑफ ग्रेन डिड नॉट इंक्रीज इमीडिएटली। क्योंकि देखिए स्टालिन जो था इमीडिएट ज्यादा से ज्यादा ग्रेन्स का प्रोडक्शन करना चाहता था, जबकि आइडियोलॉजी फेल हो गई स्टालिन की। लोग एक साथ कंपटीशन वाले जो व्यू होते हैं उस व्यू से वर्क नहीं करते थे, जिससे प्रोडक्शन और भी ज्यादा कम होते गया। तो कलेक्टिवाइजेशन प्रोग्राम जो था स्टालिन का बहुत ज्यादा सक्सेस नहीं होता। नेक्स्ट आपका है, डिस्कस द पॉजिटिव एस्पेक्ट ऑफ बोल्शेविक गवर्नमेंट ऑन सोवियत यूनियन एंड इट्स पीपल। बोले कि बोल्शेविक गवर्नमेंट का सोवियत यूनियन और वहां के लोगों पे क्या इंपैक्ट था, क्या प्रभाव था। तो इसके कुछ पॉजिटिव इंपैक्ट रहा है। द पॉजिटिव एस्पेक्ट ऑफ बोल्शेविक गवर्नमेंट ऑन सोवियत यूनियन एंड इट्स पीपल आर। क्या पॉजिटिव इंपैक्ट रहा है, like immediately after coming to power लेनिन announced his decision to draw from the first world war। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि बोल्शेविक की जो आइडियोलॉजी थी एक सिंपल सा था कि अगर हम लोग पावर में आते हैं तो हम लोग फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से रसिया को विड्रॉ कर लेंगे, बाहर निकाल लेंगे, क्योंकि रसिया के लोग नहीं चाहते थे वर्ल्ड वॉर में पार्टिसिपेट करना। जो वहां का रूलर था जार, रसिया के रूलर को जार कहा जाता है, तो जार निकोलस II था, उसने जबरदस्ती रसिया को फोर्सफुली कहेंगे रसिया को पार्टिसिपेट कराया वर्ल्ड वॉर में। तो लेनिन की आइडियोलॉजी क्या थी कि जैसे ही मेरी गवर्नमेंट आएगी तो हम वर्ल्ड वॉर से रसिया को निकाल देंगे। प्राइवेट प्रॉपर्टी इन द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन वाज एबॉलिश्ड। मतलब सिंपल सा कि प्राइवेट प्रॉपर्टी आप नहीं रख सकते हो, लीगल वे में प्राइवेट प्रॉपर्टी रख रहे हो लेकिन उससे किसी को आप रिप्रेस नहीं कर सकते हो। इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशंस बाय कैपिटलिस्ट एंड लैंडलॉर्ड्स केम टू बी एनीड। एक और उसका पॉइंट था कि जो कैपिटलिस्ट होते थे, पूंजीपति जिनके पास पैसा ज्यादा होता था, और जो लैंडलॉर्ड होते थे अनकंट्रोल्ड वे में पहले रूल करते थे जार के टाइम में, क्योंकि वो भी ऑटोक्रेटिक मोनार्की को प्रीफर करता था, और ऑटोक्रेटिक मोनार्की इन्हीं लोगों की हेल्प से रन करती है। तो सिंपल कॉन्सेप्ट है, लेनिन ने बोल रखा था कि कैपिटलिस्ट और लैंडलॉर्ड की खैर नहीं, उनको खत्म कर देंगे, मतलब जान से नहीं मारेंगे भाई, उनकी आइडियोलॉजी को खत्म कर देंगे। द कंट्रोल ऑफ इंडस्ट्रीज वॉज गिवन टू वर्कर्स। एक और कि जो इंडस्ट्रीज का कंट्रोल है वो किसी इंडिविजुअल पर्सन से लेकर के वर्कर्स को दे दिया जाएगा। ऑल द बैंक्स, इंडस्ट्रीज एंड माइंस, वाटर ट्रांसपोर्ट एंड रेलवेज वर नेशनलाइज्ड। जैसे जो भी चीज उस कंट्री के अंदर मिलाइज कर रहा है, जैसे बैंक हो गया, इंडस्ट्रीज हो गया, माइंस हो गया, वाटर ट्रांसपोर्ट हो गया, रेलवेज हो गया, सबको नेशनलाइज कर दिया गया। नेशनलाइज करने का मतलब वहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट डायरेक्ट उस चीजों को देखेगी, सुपरवाइज करेगी, तो इसी को कहा जाता है नेशनलाइज करना, ठीक है। डिस्कस द नेगेटिव एस्पेक्ट ऑफ बोल्शेविक गवर्नमेंट ऑन सोवियत यूनियन एंड इट्स पीपल। जो बोल्शेविक गवर्नमेंट थे, सोवियत यूनियन और वहां के लोगों के, उनके बीच में क्या था। बोला कि द बोल्शेविक गवर्नमेंट हैड न्यूमरस नेगेटिव इंपैक्ट्स ऑन सोवियत यूनियन एंड इट्स पीपल। बोल्शेविक गवर्नमेंट के पॉजिटिव एस्पेक्ट हम लोग देखे थे, जिसमें उसने बोला कि हम बहुत सारी चीजें चेंजेस करेंगे, रसिया को विड्रॉ कर लेंगे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से। लेकिन नेगेटिव इंपैक्ट क्या था, बोला कि दिस इंक्लूड पॉलिटिकल रिप्रेशन, इकोनॉमिक हार्डशिप एंड फोर्स्ड, बोला कि लेबर
सेंसरशिप, इथेनिक एंड रिलीजियस प्रिकॉशंस। देखिए, अच्छा जार क्या करता था? जार ऑटोक्रेटिक वे में रूल करता था। तो बोल्शेविक भी जब पावर में आ जाएंगे तो वो भी ऑटोक्रेटिक वे में रूल करेंगे। बोल्शेविक पावर में आने के बाद दूसरी जो पॉलिटिकल पार्टी थी उसको बैन कर देंगे रसिया में। तो एक तरह से फ्रीडम तो सिटीजन को मिला नहीं। आप पहले जार को चूज करते थे, अब आप बोल्शेविक के लीडर को चूज कीजिएगा, तो सिचुएशन नियर अबाउट सेम रहेगा। दिस इंक्लूडेड पॉलिटिकल रिप्रेशन। इसने पॉलिटिकल रिप्रेशन किया, यानी दूसरी पॉलिटिकल पार्टी को सर्वाइव नहीं करने दिया। इकोनॉमिक हार्डशिप आया, क्योंकि क्रॉप फेल हो जाएंगे, जो इसेंशियल गुड्स के प्राइसेस थे वो बढ़ जाएगा। फोर्स्ड लेबर को फोर्स करा करके फ्यूडल लॉर्ड स्लेवरी वाला वर्क कराते थे सेंसरशिप में, यानी कि मीडिया हाउसेज जो है उन्हीं चीज को पब्लिश करेगी जो गवर्नमेंट उनको ग्रांट करेगा। इथेनिक एंड रिलीजियस प्रिकॉशंस, और सबसे इंपॉर्टेंट जिनकी संख्या ज्यादा तो उनको प्रेफरेंस दिया गया, या अपर क्लास लोगों को ज्यादा प्रेफरेंस दी गई। लैक ऑफ पर्सनल फ्रीडम्स एंड एनवायरमेंटल डिग्रेडेशंस। पर्सनल फ्रीडम काफी कम हो गई और एनवायरमेंट भी डिग्रेड हुआ। एनवायरमेंट क्या हुआ? डिग्रेड हुआ। और पर्सनल फ्रीडम की बात करेंगे तो काफी कम हुई। कब? तो बोल्शेविक गवर्नमेंट के टाइम में। तो ये कुछ नेगेटिव पॉइंट्स रहा, क्योंकि बोल्शेविक के पास अगर पॉजिटिव पॉइंट्स था, इसके साथ साथ उसके पास कुछ नेगेटिव पॉइंट्स भी था, जिसको अभी हम लोग इस क्वेश्चन में हाईलाइट किया। हाईलाइट द ऑटोक्रेटिक रूल ऑफ जार निकोलस टू। देखिए, ऑटोक्रेटिक मतलब होता है अनकंट्रोल्ड रूल। किसका? जार निकोलस टू का। तो जार निकोलस टू कौन था? जार निकोलस टू जो था, एक चीज और माइंड में लॉक कर लेंगे, ये जो TSAR लिखा हुआ है जार, ये रसिया के रूलर को जार कहा जाता था। एक कोई डायनेस्टी या उसका नाम नहीं था। तो यहां पर आंसर बोल रहा है कि जार निकोलस टू या निकोलस टू वाज नॉट एबल टू रूल रसिया एक्यूरेटली। एक अच्छे वे में रसिया पे रूल नहीं कर पाया जार निकोलस टू, क्योंकि रसिया एक बहुत ही बड़ा एम्पायर था और उस पर रूल करना इतनी ज्यादा आसान नहीं था। रूलर्स को बोल्ड रिफॉर्मर रहना पड़ेगा, डिसीजन अच्छा से लेना पड़ेगा, ऑटोक्रेटिक वे में नहीं ले सकते हैं, क्योंकि उस समय इकोनॉमिक हार्डशिप आएगा और कुछ पॉलिटिकल पार्टी जो थी वो काफी ज्यादा एक्टिव थे। which led to his abdictions and executions। abdictions यानी कि बहुत चीजों को बैन कर दिया गया और एग्जीक्यूट कर दिया गया। अगर कोई भी अपोज करता था उनको फांसी दे दी जाती थी। He believed in autocracy, uncontrolled power, despotic ideology से रूल करना जार को पसंद था, उसकी आइडियोलॉजी थे। Which means a rulers must possess all the power that is absolute power। रूलर्स ही सारे पावर को क्या करेगा? पोज करेगा। ड्यूरिंग हिज रीजन रशिया सॉ इंडस्ट्रियल प्रोग्रेस वाइल एग्रीकल्चर। इसी के टाइम में आगे चल करके रसिया जो है इंडस्ट्रियल प्रोग्रेशन करेगा, और थोड़ा सा टाइम लगेगा इंडस्ट्रियल प्रोग्रेस के लिए। उसके बाद फिर रसिया जो है वर्ल्ड का फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएगा, और पेट्रोग्राड यानी सेंट पीटर्सबर्ग और मॉस्को इसके इंडस्ट्रियल टाउन रहेंगे। क्वेश्चन बड़ा आसान सा। वेन बोला कि वेन वाज प्रोविजनल गवर्नमेंट एस्टेब्लिश्ड एंड हाउ इट वाज ओवरथ्रोन बाय लेनिन। प्रोविजनल गवर्नमेंट कब स्टेब्लिश हुई? तो इस बात को माइंड में लॉक कर लोगे आप कि 15 मार्च 1917 को प्रोविजनल गवर्नमेंट स्टेब्लिश हुई। ऑन नवंबर 7 1917 बोला कि रसिया बोल्शेविक रिवॉल्यूशंस टुक प्लेस एज फोर्स लेड बाय व्लादिमीर लेनिन। एक रिवॉल्यूशन हुआ किसके अगेंस्ट में? तो प्रोविंशियल गवर्नमेंट के अगेंस्ट में, और उस समय रिप्रेजेंटेटिव कौन था? प्रोविंशियल गवर्नमेंट केरेंस्की, जो मेंशेविक पार्टी को बिलोंग करता था। प्रीवियस क्वेश्चन में हम लोग डिस्कस किए कि लेनिन overthrew the provincial government of the Alexander Kerensky. The provisional government came to be power after the February Revolution resulted in the Russian monarchy being overthrown in March 1917। देखिए, फेब से लेकर के, फेब कब से? 1917 से लेकर के अक्टूबर 1917 तक रशिया में रिवॉल्यूशन होता है। अक्टूबर तक आते आते बोल्शेविक पावर में आ गए। थोड़ा सा और टाइम लगेगा, एक दो और इलेक्शन पार्टिसिपेट करेंगे। रिवॉल्यूशन बोला कि रिजल्टेड इन द रशियन मोनार्की बीइंग ओवरथ्रोन इन मार्च 1917। और इस रिवॉल्यूशन के बाद जार अपना रिजाइन दे देगा और ओवरथ्रो कर दिया जाएगा किस चीज को? तो जो मोनार्की थी उसको। बोला कि हाईलाइट द मेन इवेंट्स ऑफ फेब्रुअरी रिवॉल्यूशन। फेब्रुअरी रिवॉल्यूशन में मेनली हुआ क्या था? बोला कि 22 फरवरी फैक्ट्री बोला कि लॉकआउट ऑन द राइट बैंक टुक प्लेस। जो राइट बैंक था, यानी कि लेफ्ट बैंक में एरिस्टोक्रेट्स, अपर क्लास जो पैलेसेस होते थे वो रहते थे, और राइट बैंक में जो इंडस्ट्रीज थे वो, तो वहां पर ताला लग गया। 25 फरवरी ड्यूमा वाज डिसॉल्व। ड्यूमा का मतलब क्या था? तो वर्कर्स क्लास के रिवॉल्यूशन के पेस को कम करने के लिए एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बनाया था जार ने, जिसको ड्यूमा कहा गया, और इसको 3-4-5 बार भंग कर देगा। भंग करना मतलब डिसबैंड कर देगा, फिर से ड्यूमा फॉर्म करेगा, और जो नई ड्यूमा फॉर्म होगी वो भी
जो वर्कर क्लास लोग थे उनके लिए काम करेंगे, जबकि राजा ड्यूमा इसलिए बनाया था ताकि वो उसके इशारों पे नाच सके, उसके इशारों पे काम कर सके, जबकि ड्यूमा ऐसा करती नहीं। 27 फरवरी बोला कि पुलिस हेडक्वार्टर रैंसैक्ड, रेजिमेंट सपोर्ट्स द वर्कर फॉर्मेशन ऑफ सोवियत। दूसरी बात कि राजा के आर्मी वाले जो थे या जो पुलिस ऑफिसर्स थे वर्कर्स को और उनकी डिमांड्स को सही मानते और उनको सपोर्ट कर देते हैं। इस सेंस में राजा को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है। यहां पर बोल रहा है राइट अ शॉर्ट नोट ऑन मेंशेविक, मेंशेविक पे शॉर्ट नोट लिखने के लिए बोल रहा है। तो मेंशेविक जो बोल्शेविक आइडियोलॉजी को प्रीफर नहीं करते उनको मेंशेविक बोला गया। मेंशेविक वर अ पार्ट ऑफ रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी। मेंशेविक किसके पार्ट थे? रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी के मेंबर थे। देयर एम वाज टू ब्रिंग रिवॉल्यूशन टू रशिया बाय फॉलोइंग द आइडियाज ऑफ सोशलिस्ट बोला कि थ्योरेटिकल कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स की आइडियोलॉजी से वहां पर वो चेंजेस करना चाहते थे रशिया में। मेंशेविक वर द फैक्शंस ऑफ नॉन लेनिनिस्ट विंग ऑफ द रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी। जो मेंशेविक थे और रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी के मेंबर थे, जो लेनिन की आइडियोलॉजी को नहीं मानते थे और कार्ल मार्क्स की आइडियोलॉजी पे जो वर्कर क्लास है उनको अपलिफ्ट करना चाहते थे। क्वेश्चन है व्हाट डू यू नो अबाउट कैपिटलिज्म? कैपिटलिज्म से आप क्या जानते हो? तो जब पैसा एक आदमी या एक पर्सन के पास सेंट्रलाइज हो जाता है तो उसको कैपिटलिज्म बोलते हैं। जैसे इंडिया में बहुत सारे इंडस्ट्रीज जिसके पास ह्यूज अमाउंट होता है तो उसको कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी वाले लोग बोलेंगे। इज इन कैपिटलिस्ट इकोनॉमी कैपिटल एसेट्स सच एज द फैक्ट्रीज, माइंस एंड रेल रोड्स कैन बी प्राइवेटली ओन्ड एंड कंट्रोल्ड। फैक्ट्री, माइंस या रेल रोड या किसी भी तरह की कोई इंडस्ट्री जो होती है वो किसके द्वारा कंट्रोल होते हैं? तो किसी इंडिविजुअल पर्सन के द्वारा कंट्रोल होते हैं। लेबर इज परचेज फॉर मनी, वेजेस, कैपिटल गेन्स एक्योर टू पे प्राइवेट प्रॉपर्टीज, प्राइवेट ओनर्स एंड प्राइस एलोकेटेड कैपिटल एंड लेबर बिटवीन कमिटिंग यूजेस। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है जिसमें पावर किसी एक इंडिविजुअल के पास रहता है, उस इंडस्ट्री से होने वाले प्रॉफिट उस इंडिविजुअल के पास रहता है, उसमें वर्कर्स को वेजेस के अलावा कुछ नहीं मिलता है। और ये आइडियोलॉजी को कार्ल मार्क्स ने गलत माना था, जबकि अमेरिका के जो इकोनॉमिस्ट हैं इस आइडियोलॉजी को सही मानेंगे। ये बाद में चर्चा का विषय रहेगा कि क्यों कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी जो है ज्यादा आगे चला गया जो रशिया का सोशलिस्ट आइडियोलॉजी था उससे। What were the socialist against private property? Explain। बोला कि सोशलिस्ट क्यों प्राइवेट प्रॉपर्टी के? सोशलिस्ट मतलब समाज में इक्वालिटी लाना चाहते थे, जबकि जो प्राइवेट प्रॉपर्टी था इससे डिफरेंसेस बन रहा था रिच और पुअर के बीच में। मे बी इसी कारण सोशलिस्ट जो थे वो सेपरेट करना चाहते थे। सोशलिस्ट वर अगेंस्ट प्राइवेट प्रॉपर्टी, दे सॉ इट वाज द रूट ऑफ ऑल सोशल इल्स ऑफ द टाइम। सोशलिस्ट जो थे वो प्राइवेट प्रॉपर्टी के अगेंस्ट थे और इनका मानना था कि जो सोसाइटी में जिसे एक तरह से एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम डैमेज हो रहा है या इक्वालिटी प्रमोट नहीं हो पा रहा है तो उसके पीछे एक रिच और पुअर वाला कॉन्सेप्ट था। They argued that individuals own the property that gave employment, but the property were concerned only with personal gain and not with the welfare of those who made the property productive। इनका मानना था कि अगर कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी को प्रीफर करते हैं तो आप लेबर क्लास को भी जानिए, क्योंकि लेबर क्लास ने ही आपको लायक बनाया है कि आप जो प्रॉपर्टी से प्रॉफिट ज्यादा गेन कर सके। तो इनका मानना था कि अगर आप कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी को प्रीफर करते हैं तो थोड़ा सा प्रेफरेंसेस आप लेबर क्लास को भी दीजिए, लेकिन अगर कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी वाले लोग रहेंगे तो लेबर क्लास को प्रेफरेंसेस नहीं देंगे। सो इफ सोसाइटी एज अ होल रेदर देन सिंगल इंडिविजुअल्स कंट्रोल प्रॉपर्टी, मोर अटेंशन वुड बी पेड टू कलेक्टिव सोशल इंटरेस्ट। बोला कि ज्यादा से ज्यादा अटेंशन पे कर सकता है, लेकिन कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी वाले जो भी होते हैं, प्राइवेट प्रॉपर्टी वाले जो भी होते हैं, वो अपने जो अमाउंट होता है उनके पास उसको वो शेयर नहीं करते, वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं करता है, क्योंकि उनका ये मानना रहता है कि कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी से हम कंट्री की इकोनॉमी को आसानी से चला सकते हैं। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन अक्टूबर रिवॉल्यूशन। जैसे फरवरी रिवॉल्यूशन हुआ और अक्टूबर रिवॉल्यूशन के बाद कहेंगे ताबूत में एक अंतिम कील रहेगा, यानी कि इसके बाद रशिया फ्री हो जाएगा जार के कंट्रोल से। October Revolution was the second and the last major part of the Russian Revolution of 1917।
यानी लास्ट मेजर पार्ट था रशियन रिवॉल्यूशन का 1917 में जो हुआ था, इट वाज आल्सो नोन एज द बोल्शेविक रिवॉल्यूशन, क्योंकि इस रिवॉल्यूशन में बोल्शेविक और उसकी आइडियोलॉजी वाले लोग ज्यादा एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे थे, इसीलिए हम इसे बोल्शेविक रिवॉल्यूशंस भी कहते हैं। दिस मिलिट्री रिवॉल्यूशंस कमिट वाज लेड बाय ट्रोटस्की। ट्रोटस्की, लियोनिड ट्रोटस्की जो था वो जनरल था, सेनापति था बोल्शेविक गवर्नमेंट का, उसकी आइडियोलॉजी वाली कमांडर का। एंड दे वर एबल टू ग्रांट द सपोर्ट ऑफ पेट्रोग्राड गैरिसन्स एंड क्रोनस्टेंट सेलर्स। अलग अलग जगह से जो रशिया के लोग थे, चाहे हम पेट्रोग्राड की बात करते हैं या क्रोनस्टेंट की बात करते हैं, वहां से भी अलग अलग लोग जो थे अलग अलग प्रोविंसेस से आकर के बोल्शेविक आइडियोलॉजी को सपोर्ट करते हैं। और क्योंकि मास सपोर्ट था बोल्शेविक को, ये ज्यादा सक्सेसफुल मूवमेंट रहता है और जार को पूरी तरह से डिसबैंड कर दिया जाता है रशिया से। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट वर द रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस्ड बाय स्टालिन। स्टालिन के द्वारा कौन सा रिफॉर्म? तो एक तो कलेक्टिवाइजेशन वाला प्रोसेस लाएगा, उसके अलावा कुछ इक्वालिटी भी प्रमोट करेगा। ही इंट्रोड्यूस्ड एजुकेशन फॉर गर्ल्स एंड द राइट टू वर्क फॉर वुमेन। तो गर्ल्स के लिए एजुकेशन को कंपलसरी कर दिया और राइट टू वर्क फॉर वुमेन, वुमेन के लिए राइट टू वर्क जैसा सिस्टम्स प्रोवाइड किया। ही इंप्रूव द हेल्थ केयर सर्विसेज। उसने क्या किया? हेल्थ केयर सर्विसेज को इंप्रूव किया। बोला कि वुमेन गिविंग बर्थ इन द सेफ्टी ऑफ मैटरनिटी हॉस्पिटल एंड हैविंग एक्सेस टू प्री नेटल केयर। ही इंट्रोड्यूस मेनी स्कूल्स। बहुत सारे स्कूल्स बनवाया, प्री नेटल केयर मॉम लोग को मिलनी चाहिए, और ऐसी बहुत सारे सिस्टम्स लाया जिससे वुमेन लोगों की अपलिफ्टमेंट हुई। तो स्टालिन की बहुत सारी गलत आइडियोलॉजी थी, लेकिन कुछ सही आइडियोलॉजी भी थी, और वो सही आइडियोलॉजी आपके इस कॉन्सेप्ट पर रखेंगे। हाउ वाज द बैड कंडीशन ऑफ वुमेन रिस्पॉन्सिबल फॉर रशियन रिवॉल्यूशंस। जो बैड कंडीशंस था ऑफ वुमेन, एक कैसे रशियन रिवॉल्यूशन से रिलेट करता था। द बैड कंडीशन ऑफ वुमेन रिस्पॉन्सिबल फॉर रशियन रिवॉल्यूशन बिकॉज मोस्ट ऑफ द वुमेन वर वर्किंग इन स्मॉल फैक्ट्रीज। उस समय मैक्सिमम वुमेन जो थी वो छोटी छोटी फैक्ट्रियों में काम करती थी। वुमेन मेड अप अबाउट 31% ऑफ फैक्ट्री लेबर फोर्स बाय 1914। एक साल का डेटा लिया 1914 का, कह रहा है कि उसमें उस समय महिलाएं जो थी वो 33% थे। दे वर पेड लेस, कम पेमेंट दिया जाता था मेल मेंबर के कंपेयर में, एंड वर फोर्स टू वर्क फॉर लॉन्ग आवर्स, और वर्किंग आवर भी ज्यादा था। तो हम कह सकते हैं क्या कि रशियन रिवॉल्यूशन के समय में महिलाओं का दयनीय स्थिति था। काम भी ज्यादा देर कराया जाता था और वर्किंग आवर ज्यादा होने के बाद भी कम वेजेस दिया जाता था। तो ऐसे वर्किंग कंडीशन में लोग नहीं रहना, काम करना चाहेंगे, बट क्योंकि इनके पास अपॉर्चुनिटीज नहीं थी, एक काम करते हैं। हाईलाइट द आइडियोलॉजी ऑफ कंजर्वेटिव्स। कंजर्वेटिव्स की आइडियोलॉजी क्या थे? दे अपोज टू लिबरल्स एंड रेडिकल्स। कंजर्वेटिव जो थे यानी रूढ़िवादी लोग जो होते हैं, स्टीरियोटाइप्स, ये लोग अपोज किए लिबरल्स को और रेडिकल्स को, जैसा कि ऊपर में हम लोग दोनों के डिफिनेशंस को देखे हैं। इन 18th सेंचुरी दे वर जनरली अपोज टू द आइडिया ऑफ चेंजेस। इन्होंने आइडिया ऑफ जो चेंजेस था उसको अपोज किया। बाय 19th सेंचुरी they accepted that some changes were necessary but through a slow process। इनका मानना था कि चेंजेस, इन्होंने 20th सेंचुरी और 19th सेंचुरी के लास्ट में इन्होंने रियलाइज कर लिया एक चीज कि हाँ चेंजेस होना चाहिए, लेकिन इनका मानना था कि आप चेंजेस कीजिए लेकिन पुरानी आइडियोलॉजी को भी प्रीफर कीजिए, उसके भी इंपॉर्टेंस है। दे बिलीव्ड इन ओल्ड और पास्ट ट्रेडिशन एंड कस्टम्स, यानी कि इनका विश्वास था कि जो पुराने टाइम के कस्टम्स और प्रैक्टिसेस हैं उस पर हम लोग रन करेंगे, ठीक है, उसकी आइडियोलॉजी को प्रमोट करेंगे। राइट ए शॉर्ट नोट ऑन ब्लडी संडे। ब्लडी संडे और फेब्रुअरी रिवॉल्यूशन से रिलेट करेगा। बहुत सारे लोग यहाँ पे मारे जाएंगे क्योंकि ब्लड मारने के बाद ब्लड ही आएगा, तो इस तरह से रफली हम मजाक में ब्लडी संडे बोल सकते हैं। ब्लडी संडे इज वर्ड यूज्ड टू रिफर टू एन इंसिडेंट बिफोर 1905। ब्लडी संडे 1905 से एक वर्ड यूज होता था। रिवॉल्यूशन इन रशिया, अ सीरीज ऑफ वायलेंट अटैक्स टुक प्लेस ऑन द संडे। बहुत सारे अटैक हुए। कब बहुत सारे अटैक हुए? संडे को बहुत सारे अटैक हुए। It was ordered by the Tsarist regime in the then Russia to fire on unarmed civilians। तो जार की जो एडमिनिस्ट्रेशन था उसमें उसको पुलिस को ऑर्डर दे रखा कि जो निहत थे, अनआर्म्ड का मतलब निहत थे जो सिविलियंस है, उसके ऊपर फायरिंग आप कर दो। द इंसिडेंट कॉज्ड अ नंबर ऑफ डेथ एंड ट्रिगर्ड द रशियन रिवॉल्यूशंस ऑफ 1905। तो इससे बहुत सारे लोग मारे गए और उसके बाद रशियन रिवॉल्यूशन हो गया, ठीक है।
एक तरह से ब्लडी संडे एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, एक इंपॉर्टेंट डेट है, एक इंपॉर्टेंट इंसिडेंट है जिसके बाद रशियन रिवॉल्यूशन हुआ। देखिए विच सोशल फैक्टर्स कंट्रीब्यूट टू द रशियन रिवॉल्यूशन, रशियन रिवॉल्यूशन को कौन सा सोशल फैक्टर जो है वो कंट्रीब्यूट करता है या रिलेट करता है। बोला कि सोशल कॉजेज ऑफ रशियन रिवॉल्यूशंस मेनली केम फ्रॉम सेंचुरीज of operations of the lower classes by the Tsarist regimes and बोला कि निकोलस फेलियर इन वर्ल्ड वॉर वन, निकोलस जो है वर्ल्ड वॉर वन में पूरी रशिया को झोंक देता है। दूसरी बात की जार जो था ऑटोक्रेटिक वे में रूल करता था, सिटीजन्स के डेवलपमेंट से इसको कोई मतलब नहीं था, और एक कुछ निगेटिव पॉइंट्स रहेंगे, सोशल फैक्टर्स रहेंगे जिसमें अपर क्लास लोगों के पास सारे इन्फ्लुएंसेस था, जो रशियन रिवॉल्यूशन का मेन कारण था। नेक्स्ट पॉइंट बोला कि व्हाट वाज द बोल्शेविक आइडियोलॉजी, पहले भी हम लोग पढ़े कि दो बोल्शेविक सपोर्टेड द आइडियोलॉजी ऑफ सोशलिज्म, किस आइडियोलॉजी को प्रेफर करता था, सोशलिज्म वाले आइडियोलॉजी को। दे वर एब्सोल्युटली अगेंस्ट प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड बोला कि सॉ इट एज रूट्स ऑफ ऑल प्रॉब्लम्स, ये प्राइवेट प्रॉपर्टी के अगेंस्ट थे, इनका मानना था कि प्राइवेट प्रॉपर्टी के कारण ही सारा दुख दर्द परेशानी होता है, तो प्राइवेट प्रॉपर्टी से हम लोग थोड़ा दूर रहेंगे। The Bolshevik believed that peasants will not make good societies since some peasants were poor and some were rich. कुछ बोल्शेविक लीडर्स का मानना था कि सोसाइटी में कुछ लोग पुअर रहेंगे, कुछ लोग रिच रहेंगे, तो इस तरह की जो कम्युनिटी बनेगी वो सही कम्युनिटी नहीं बनेगी, एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक रहेगा। Explain the views of socialists on private property with special emphasis on Karl Marx. Socialist was against the, इस चैप्टर में सबसे ज्यादा बार जो यूज हुआ है कि सोशलिस्ट अगेंस्ट थे किसके, प्राइवेट प्रॉपर्टी के। दे सॉ इट एज द रूट ऑफ ऑल सोशल इविल्स, पहले भी डिस्कस किया हम लोग कि ये सारे परेशानियों का जड़ होता है। सोशलिस्ट फेवर्ड सोसाइटी एज अ होल रेदर देन द सिंगल इंडिविजुअली ओन्ड प्रॉपर्टी, बोल रहा है कि सोशलिस्ट वाले लोगों का मानना था कि कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी को नहीं प्रीफर करेंगे, किसी एक आदमी को रिच नहीं बनाएंगे। मोर अटेंशन वुड बी पेड टू कलेक्टिव सोशल इंटरेस्ट, और ज्यादा अटेंशन पे करेंगे जब कलेक्टिव सोशल इंटरेस्ट के लिए वर्क होगा, जैसे कि हम बात कर सकते हैं कलेक्टिवाइजेशन का, जिसमें हर कोई इक्वली वर्क करता था और उसके बाद लास्ट में उसको शेयर कर दिया जाता था। What social changes were seen in the society after industrialization? इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद सोसाइटी में क्या चेंजेस हुआ, तो मेन और वुमेन और चिल्ड्रन फैक्ट्रीज में वर्कर्स के रूप में काम कर रहे थे। वर्क आवर्स वर ऑफन लॉन्ग एंड वेजेस वेरी पुअर, वर्क आवर काफी ज्यादा था लेकिन वेजेस काफी कम था, क्योंकि इधर यहाँ पर क्या था, एक सबसे इंपॉर्टेंट अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा था, तो बहुत सारे वर्कर्स कम प्राइस में वर्क करने के लिए रेडी रहते थे। हाउसिंग एंड सैनिटेशन प्रॉब्लम वर ग्रोइंग रैपिडली, हाउसिंग और सैनिटेशन प्रॉब्लम भी रहते थे, साफ सफाई की दिक्कत, हाउसिंग प्रॉपर केयर नहीं हो पाता था। ऑलमोस्ट ऑल इंडस्ट्रीज वर प्रॉपर्टीज ऑफ इंडिविजुअल्स, कहा यह भी जाता है कि उस समय सारे इंडस्ट्रीज जो है वो प्रॉपर्टीज ऑफ इंडिविजुअल्स, इंडिविजुअल लोगों की प्रॉपर्टी थे। Russian industrialization led to the development of heavy industries like steel, production of railroads, mining operation and chemical manufacturing. कुछ इस तरह के इंडस्ट्रीज इंट्रोड्यूस हुए, जैसे स्टील मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन की बात करेंगे, रेल रोड्स, माइनिंग ऑपरेशंस और केमिकल मैन्युफैक्चरिंग। The Industrial Revolution in Russia was quite successful as Russia became the fourth largest economy of the world 1920. अभी कुछ देर पहले किसी क्वेश्चन मैंने जिक्र किया था कि इंडस्ट्रियलाइजेशन यहाँ पे प्रॉपर्ली ग्रोथ हो जाएगा सेंट पीटर्सबर्ग और मॉस्को में, इसके बाद 1920 तक वर्ल्ड का चौथा सबसे बड़ा इकोनॉमी वाला कंट्री बन गया। ठीक है, इंडस्ट्रियलाइजेशन वाले प्रोसेस पे डिपेंड रहेगा तभी आप पावरफुल कंट्री बन पाएगा, अगर इंडस्ट्रियलाइजेशन वाले प्रोसेस पे डिपेंड नहीं है तो आप पावरफुल कंट्री नहीं बन पाओगे। डिस्क्राइब द इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ रशिया बिफोर 1905, क्या इकोनॉमिक कंडीशन था, तो 20th सेंचुरी में या थोड़ा सा पहले बात करेंगे तो 85% लोग जो थे रशिया के वो एग्रीकल्चर करते थे, विच वॉज मच हायर देन अदर यूरोपियन कंट्रीज, जो कि और सब जो यूरोपियन कंट्रीज थे उससे हाई था। इंडस्ट्री इन रशिया वॉज डेवलप इन सम पॉकेट्स लाइक सेंट पीटर्सबर्ग एंड मॉस्को, वो कौन से दो शहर थे जहां पे इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ था, तो सेंट पीटर्सबर्ग और मॉस्को था। लार्ज फैक्ट्री एग्जिस्टेड अलोंगसाइड क्राफ्ट वर्कशॉप, बोला कि बड़ी बड़ी फैक्ट्री सेटअप हो गए, जो आपके वर्कशॉप होते थे छोटे छोटे उसके जगह पे।
और इससे प्रोडक्शन काफी ज्यादा फास्ट हो गया। इस तरह से इस चैप्टर का हम लोग क्वेश्चन आंसर डिस्कशन जो है उसको खत्म कर लिए हैं। इसके रिगार्डिंग आप इस चैप्टर के रिगार्डिंग अगर कोई डाउट रहे तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, या आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप जो है उस पर डिस्कशन ग्रुप है, आप वहां पर हमसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। 24/7 हम लोग अवेलेबल रहते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, चैप्टर क्योंकि ऑनलाइन भी आपको पढ़ाया जा चुका है, क्वेश्चन आंसर भी करा दिया गया है। इसके अलावा अगर आपको पीडीएफ चाहिए किसी भी जो एसएसटी वाला सब्जेक्ट है स्पेशली, उसका पीडीएफ ऐप पे अवेलेबल है। आरकोडबा ऐप जो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया रहता है, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं और क्विज वहां पर दे सकते हैं। उस ऐप को डाउनलोड करने के बाद वहां पर क्विज दे सकते हैं, टेस्ट पेपर अवेलेबल है, नोट्स अवेलेबल है, मैप अवेलेबल है। इसके अलावा और भी इंटरेस्टिंग जो जानकारियां हैं वो ऐप पे अवेलेबल है। तो पहले आप वीडियो देखो, समझ में आएगा, आप उसके बाद और प्रिपरेशन को बेहतरीन करने के लिए प्ले स्टोर से ऐप को जरूर डाउनलोड करोगे। इसके अलावा और जो डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैं उसके लिए हम लोग की एक दूसरी चैनल है इग्नाइट वर्ड्स पाठशाला, वहां पर हम लोग उसके रिगार्डिंग वीडियोस और नोट्स ये सारी चीज प्रोवाइड करते हैं। तो जो भी बच्चे एसएसटी के और जो डिफरेंट सब्जेक्ट में इंटरेस्टेड होंगे तो इग्नाइट वर्ड्स पाठशाला पे से जुड़िएगा। ठीक, उसके भी डिस्कशन ग्रुप्स हैं और उसके भी यूट्यूब चैनल्स हैं। इसके अलावा जो ऐप की एक स्पेशलिटी की बात करेंगे तो हम लोग इसको पहले भी जिक्र किए थे कि डेली वर्ड मीनिंग आता है। तो अगर वहां से आप टारगेट कर लोगे एक डिसिप्लिन के थ्रू वर्ड मीनिंग करने का, तो वहां से बेहतरीन कर सकते हो। बिहार स्पेशल बहुत सारी चीजें अवेलेबल है, करंट अफेयर्स अवेलेबल होता है। तो उसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, उसके थ्रू हम अपने प्रिपरेशन को, अपने एकेडमिक एजुकेशन को और भी ज्यादा इंप्रूव कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।